Welcome to EduPom EdTech India. You are watching Expert Biology with Manisha Vedi, and the topic for the video is today I am going to talk about chromosomal theory. Chromosomal, ठीक है, chromosomal theory of inheritance. ठीक है, अब ये क्या कहता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? तो देखो, इन द ईयर 1865, ठीक है, कौन से साल की बात हो रही है? 1865 की बात हो रही है. 1865 में मेंडल ने अपना काम, ठीक है, मेंडल ने क्या किया? अपना काम पब्लिश कराया. ठीक है, मेंडल ने अपना काम पब्लिश कराया. किसमें? अपना काम कौन सा? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, ये काम उन्होंने पब्लिश कराया अपना. बट दिस वाज अनरिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, उनको जितना मिलना चाहिए था सपोर्ट, ठीक है, उनको जितना फेम मिलना चाहिए था, उनको यहाँ पे नहीं मिला. अब उसके पीछे रीज़न क्या था? तो सबसे पहले जो रीज़न ये थी, वो ये रीज़न जो थी, वो क्या क्या थे? रीजंस देख लेते हैं. क्यों उनकी जो मेंडल ने ये जो काम फॉरवर्ड किया, अपना काम पब्लिश कराया, ये अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया. दिस वाज अनरिकॉग्नाइज्ड. एंड व्हाई वाज इट अनरिकॉग्नाइज्ड? क्यों रह गए? तो उस टाइम पे सबसे पहले जो चीज़ थी ना, उस टाइम में कम्युनिकेशन जो थी वो इट वाजंट ईजी, और उनका जो वर्क था वो अच्छे से पब्लिश्ड भी नहीं था. ठीक है, उस टाइम की बात हो रही है, अभी की नहीं. अभी आपको कहीं पे भी पता चल जाता है आपको कैसे वर्क पब्लिश करना है, आपको कैसे अपने पेपर्स लिखने होते हैं, यू नो. ठीक है, अभी आपके पास गाइडेंस है, आपके एडवाइज़र बता देते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हेल्प कर देते हैं. बट उस टाइम पे व्हाट हैपन, उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि पब्लिश कैसे करी जाती है, एक वर्क को प्रॉपरली कैसे पब्लिश करी जाती है, और कम्युनिकेशन भी उस टाइम पे बहुत ख़राब था. ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न क्या था कि द कम्युनिकेशन, मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि कम्युनिकेशन उस टाइम पे कैसा था? इट वॉज पुअर. ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन. दूसरा, उनका जो वर्क था इट वॉजंट पब्लिश्ड प्रॉपरली. ठीक है, ओके, इट वॉजंट पब्लिश्ड प्रॉपरली. ठीक है, उनका काम भी अच्छे से पब्लिश नहीं हो पाया. तो ये हो गया पहला रीज़न. दूसरा रीज़न क्या था कि उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ जीन्स बताया ना, जीन्स के पीछे की जो कंसेप्ट बताई, ठीक है, उस टाइम पे उस जीन्स को क्या बोलते थे? उस जीन्स को ही कॉल्ड फैक्टर्स. ठीक है, इस फैक्टर्स को उस टाइम पे मेंडल्स इन यूनिट्स को, इन डिस्क्रीट यूनिट को फैक्टर्स कॉल करते थे. ठीक है, जीन्स नाम बाद में पड़ा. तो ये जो कंसेप्ट ऑफ जीन्स एज डिस्क्रीट यूनिट्स जो कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को, ये साइंटिफिक कम्युनिटी के दूसरे जो मेंबर्स थे ना, उसको सपोर्ट नहीं किए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, तो दूसरा रीज़न है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से पूछे जा सकते हैं कि उनका जो काम था, मेंडल ने इतने लॉस फॉरवर्ड करे, उन्होंने अपना काम पब्लिश कराया, तो भी वाई इट वॉज इन अनरिकॉग्नाइज्ड. या क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता तो आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. ठीक है, तो जो कंसेप्ट था किसका? तो द कंसेप्ट ऑफ जीन्स. ठीक है, जिसको वो क्या बोलते थे? दिस वॉज कॉल्ड फैक्टर्स. ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? इसको फैक्टर्स बोला जाता था. ठीक है, दिस वॉज कॉल्ड एज फैक्टर्स. दिस वॉज कॉल्ड फैक्टर्स बाय मेंडल. ठीक है, एज डिस्क्रीट यूनिट्स. ठीक है, ये क्या था? डिस्क्रीट यूनिट्स थे जो क्या करते हैं? बेसिकली कंट्रोल करते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स. ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स. तो उस टाइम पे जो कंसेप्ट था जीन्स का, जो विच वॉज कॉल्ड एज फैक्टर्स. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये जीन्स टर्म बाद में आया. ठीक है, ये सबसे पहले मेंडल ने इसको फैक्टर्स बोला था. तो व्हाट एवर दीज, ये एक्चुअली डिस्क्रीट यूनिट्स थे जो कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को. ठीक है, दिस वॉजंट एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी. ठीक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी डिडंट एक्सेप्ट दिस. उन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं. नेक्स्ट रीजन क्या था? तो यूज ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच. जो उन्होंने एक मैथमेटिकल अप्रोच, बिकॉज हमने बोला कि जो मेंडल थे ही वॉज अ जेनेटिसिस्ट और उनके साथ वो मैथमेटिशियन भी थे, तो ही बेसिकली यूज दिस मैथमेटिकल अप्रोच. ठीक है, तो
सबसे पहली बार उन्होंने, उनको तो खैर फ़ायदा मिल गया था, वो तो मैथमेटिशियन, तो उन्होंने बहुत लॉजिकली और एक मैथमेटिशियन के व्यू से उन्होंने इन सारी चीज़ों की, ठीक है, स्टैट्स के फॉर्म में उन्होंने सब कुछ अपना काम ही पुट फॉरवर्ड हिज वर्क, ठीक है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि सबसे पहली बार मीन्स उस टाइम पे इट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम जब बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स को समझाने के लिए, बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स को क्लियर आउट करने के लिए मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है, टू सॉल्व आउट द या टू क्लियर आउट द बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स। तो दिस वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड, ओके। तो तीसरा रीजन क्या हो गया, दैट यूज ऑफ mathematical approach, okay, use of mathematical approach to explain biological concepts, okay, to explain biological concepts was done for the first time and was not accepted, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैथमेटिकल अप्रोच जो था दैट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, पहली बार यूज हुआ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस वॉजंट एक्सेप्टेड। कभी भी आपने देखा होगा जब कोई नया सिस्टम लागू किया जाता है या कोई नई चीज़ें लेकर आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कोई भी चीज, अगर कोई नई लॉ भी पास करी जाए तो यहाँ पे तो बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ों से रिलेटेड, यहाँ पे बिल्कुल साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई सी चीज़ आई थी जहाँ पे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ किया जाता है। दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर मेंडल जो थे उन्होंने एक और चीज़ नहीं कर पाए, वो क्या था, तो मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड, या हम बोल सकते हैं ही कुड नॉट प्रूव एनी फिजिकल, मतलब कि एक जो बोल सकते हैं हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए किसके बारे में, कि ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब वो प्रैक्टिकली या फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दे पाए किसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में, हम जिसको हम जीन्स बोल रहे हैं, जिसको जीन्स बाद में बोला गया, ठीक है। फैक्टर्स जीन्स दोनों सेम है, ध्यान रखना। तो वो एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, ही कुडंट गिव अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट फैक्टर्स और जीन्स आर मेड अप ऑफ। ये जो फैक्टर्स हैं या ये जो जीन्स है वो किसके बने हुए हैं वो ये भी नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये चार रीजंस हो गए जिसकी वजह से जो मेंडल का जो काम था वो अनरिकग्नाइज्ड रह गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो रही 1865 की बात, ठीक है। बाद में लेटर इन 1900, ठीक है, 1900 की बात है, 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, 3 साइंटिस्ट आए। अब ये कौन कौन थे, ठीक है, डी वेरीज, फर्स्ट वाज ह्यूगो डी वेरीज, भी कहीं कहीं इनका नाम लिखा रहता है, ठीक है। दूसरे थे कोरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। और तीसरे थे टेस्मार्क, ठीक है, टेस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, तो दीज 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। जो मेंडल का काम था उन्होंने इसको वापस से इस पे उन्होंने काम किया, जो मेंडल का काम था उस पे वापस से उन्होंने इन तीनों साइंटिस्ट ने काम किया ना। इसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी, उस टाइम तक माइक्रोस्कोपी देयर वाज लाइक एडवांसमेंट, दिस वाज मतलब एक थोड़ा सा एडवांस टेक्निक, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो था वो एडवांस हो गया था उस टाइम तक, ठीक है, 1900 के टाइम तक। तो साइंटिस्ट जो थे ना वो डिस्कवर कर पाए क्रोमोसोम्स को, वो डिस्कवर कर पाए किसको, क्रोमोसोम्स को, ठीक है।
और ये कैसे कर पाए? तो ये क्रोमोसोम जो थे बेसिकली वो स्टेन के हेल्प से कर पाए, ठीक है। क्रोमोसोम जिसको हम बोल सकते हैं कलर्ड बॉडीज, ठीक है। कलर बॉडीज हाउ ड्यू टू कलर्ड बॉडीज हम क्यों बोल रहे हैं? स्टेनिंग की वजह से, स्टेनिंग की मदद से, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेल डिवीजन के टाइम पे दे डबल अप, ठीक है, दे डबल अप, these chromosomes double up during cell division, the time of cell division, and they divide equally just before the division. तो उन्होंने क्या देखा? तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा? तो दे सॉ कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं these doubled up, ठीक है, दिस क्रोमोसोम डबल अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन, ओके, दिस क्रोमोसोम्स डबल्ड अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन, एंड इट बाद में क्या हुआ कि ये इक्वली भी डिवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द डिविजन, ठीक है, जस्ट बिफोर द डिविजन, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस क्या होता है? जो क्रोमोसोम डबल अप है, अभी सेल नंबर इंक्रीज और पहले भी बात कर रखी है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे सबसे पहले क्या होता है? ये डबल अप होते हैं और फिर बाद में डिवीजन जब होता है, डिवीजन के जस्ट बाद में जब डिवाइड करी जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, सटन एंड बोवरी, ठीक है, इनका पूरा नाम लिख रही हूं मैं, वॉल्टर सटन एंड थियोडरी बोवरी, ठीक है। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया? तो दे डिस्कवर्ड द बिहेवियर, दे डिस्कवर्ड द behavior of chromosomes, okay, so they discovered the behavior of chromosomes, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो क्या है? सिमिलर है। किससे सिमिलर है? सिमिलर या सेम है, किससे? तो फैक्टर्स से, ठीक है, जो मेंडल जिस जीन्स को फैक्टर्स कॉल करते थे उससे क्या हो रहा है? बिहेवियर जो है क्रोमोसोम्स का वही उसी तरीके से डिवीजन के टाइम पे क्या होना? डबल अप होना सेल डिवीजन के टाइम पे, और फिर इक्वली डिवाइड कर जाना बिफोर दी डिवीजन, ठीक है। तो सटन एंड बोवरी ने डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है दैट इज सिमिलर टू दी फैक्टर्स। तो अब मेंडल के काम, मतलब विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है, मेंडल के प्रिंसिपल के हेल्प से, और जो अभी हम लोग को नॉलेज मिला इन तीनों साइंटिस्ट की वजह से अबाउट द क्रोमोसोम्स, ठीक है, और सटन एंड बोवरी के काम से, इन सब से जो भी नॉलेज मिला उन्होंने क्या किया? इन सब को फ्यूज करके दे पुट फॉरवर्डेड दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया कहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की कि मेंडल का काम क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया, तो ये क्यों उनको उतना फेम नहीं मिला जितना उन्होंने मेहनत करी थी, काम करी थी। देन वी टॉक अबाउट 3 साइंटिस्ट जिनके उन्होंने बात करी कि वो उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पे क्रोमोसोम्स उन्होंने पता लगा बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स इन द माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स थे दे बेसिकली द कलर्ड बॉडीज एंड दोज वर कलर्ड ड्यू टू द स्टेन यूज करा था उन्होंने टू वॉच देम, ठीक है, उनको देखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? सटन एंड बोवरी आए, उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स का जो फंक्शन है वो बिल्कुल इक्वल होता है, सिमिलर होता है टू दी फैक्टर्स। तो अब इन सब को फ्यूज करके मेंडल के प्रिंसिपल को, मेंडल के जो भी प्रिंसिपल्स थे उन दो वहाँ से जो नॉलेज आया वो जो तीनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, डी वेरीज, कोरेंज और टेस्मार्क और फिर सटन एंड बोवरी, इन सब को ने मिला के क्या करा? इन सब के मिलने से विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सारे प्रिंसिपल, इन सारे लॉज जो भी उन्होंने पुट फॉरवर्ड करा, इन सब से मिलके बना ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है।
अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता क्या है, ठीक है, अब ये तो समझने की जरूरत है ना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता क्या है। तो ये बात आपको याद रखना कि जो क्रोमोसोम्स हैं एज वेल एज जीन्स, अब ये मत पूछना कि ये जीन्स कहाँ से है, तो जो फैक्टर्स हैं वही जीन्स हैं, ठीक है, हमने बोला फैक्टर्स इज इक्वल टू जीन्स, मेंडल इसी जीन्स को पहले फैक्टर्स बोलते थे, बाद में जीन्स कहलाया, ठीक है। सो क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स बोथ अकर इन पेयर, बोथ अकर इन पेयर्स, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो टू अलेल्स, ठीक है, टू अलेल्स ऑफ अ जीन पेयर, ठीक है, टू अलेल्स ऑफ अ जीन पेयर। जैसे अगर मैं किसी की बात करूं, मैं जीन क्या होता है, जीन जैसे अगर मैंने प्लांट हाइट की बात कर ली, ठीक है, तो हाइट के लिए जैसे रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या जीन्स हो गए, ये जीन्स हैं, और ये अलेल्स है, एक अलेल्स क्या है, दो अलेल्स हो गए इसके, ठीक है, कंफ्यूज मत होना जीन्स क्या है अलेल्स क्या बोल रही है भाई, अब ये जीन कहाँ से गया, अलेल क्या हो गया, सिंपल है। जीन क्या है, जीन हम लोग क्या बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर जो ट्रेट जो एक्सप्रेस करता है, जो यूनिट होता है, ठीक है, जीन क्या है, बेसिकली एक यूनिट है, ठीक है, द यूनिट जो एक वो पर्टिकुलर यूनिट क्या करे, एक्सप्रेस करे किसी पर्टिकुलर ट्रेट को या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हम देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या कर रही है, प्लांट हाइट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज अ पेयर ऑफ जीन, ठीक है। अब इसमें क्या, इनके पास दो अलेल्स हैं, एक जो अलेल है वो बताता है टॉल और दूसरा जो अलेल है वो बताता है डॉफ, ठीक है। तो टू अलेल्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो दीज आर लोकेटेड ऑन दी सेम लोकस ऑफ, ऑन दी सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये पहली बात बोली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, ये पहली बात है कि क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स दोनों ही पेयर्स में होते हैं, दोनों ही पेयर्स में एक्सिस्ट करते हैं, एंड टू अलेल्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि जो पेयरिंग होती है, ठीक है, द पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन, ठीक है, द पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर, ओके, द पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो पेयरिंग होती है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की और जो सेग्रीगेशन होती है, दैट लीड्स टू segregation of a pair of genes they carry, ठीक है, क्योंकि ये जीन्स कहाँ है, ये जीन्स लोकेटेड है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्या है, ये जीन्स यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स दोनों ही क्या होते हैं, दोनों पेयर्स में होते हैं, देखो ये एक पेयर ये एक पेयर, पेयर्स में होते हैं वो, ठीक है, ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ओके। टू अलेल्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों अलेल्स, सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों अलेल्स, ठीक है, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जो पेयरिंग और सेग्रीगेशन होती है, जो पेयरिंग होगी, आपस में पेयरिंग होती है और जो अलग अलग होते हैं, सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की, दैट लीड्स, इनको हम अलग अलग करेंगे तो इट विल ऑल्सो लीड टू द सेपरेशन ऑफ ना, ठीक है, इस टाइम पे टॉल प्रेजेंट है, इस साइड में डॉफ प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है, जीन पेयर हो गया, ठीक है, ये जीन पेयर्स प्रेजेंट है इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो अगर इनकी पेयरिंग हो रही क्रोमोसोम्स की, तो क्या होगी, पेयरिंग और सेग्रीगेशन जब होगी, आपस में पेयरिंग होगी और जब ये सेग्रीगेट करेंगे क्रोमोसोम, तो इट विल लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ जीन्स ऑल्सो, क्योंकि वो पेयर ऑफ जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है, इसी क्रोमोसोम्स पे तो लोकेटेड है। तो ये कहना है किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। अब चलो इन्होंने ये बात तो कह दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता क्या है। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी कराई गई, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, ठीक है,
अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात हो रही है, ये किसने किया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, जिनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। ये जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया किसका? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो अब एक और बात जान लो सबसे पहले, आगे जानने के पहले, कि टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है टी.एच. मॉर्गन को, ठीक है। तो टी.एच. मॉर्गन और उनके कलीग्स ने मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, टू वेरीफाई दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, की जो होता ना कि जो बातें कह भी नहीं बोलते कि करो बोलो मत करो, करके दिखाओ। करने से क्या होता है, जो जैसे आपने बोल दी, ठीक है, आप करके दिखाओ तो हाँ, वो आपकी बातों का क्या होता है, वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। सेम चीज़ उन्होंने भी यहाँ पे किया, ठीक है। बातें तो चलो पुट फॉरवर्ड कर दी कि भाई ये दोनों लॉज होते हैं, ये काम होता है, तो उसको पहले एक्सपेरिमेंटली देखो भी तो कि वो काम कर भी रहा है नहीं, ठीक है। तो ये काम किसने किया? टी.एच. मॉर्गन उनके कलीग्स ने मिलके, ओके। इन्होंने काम किस पे किया? इन्होंने काम किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, ठीक है। इन्होंने किस पे काम किया? इन्होंने काम किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, जो बेसिकली हम बोल रहे फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट फ्लाई। अब आप पूछोगे कि भाई उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही क्यों यूज़ किया? देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब चूज़ किया था ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे उसके फीचर्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई ही क्यों चूज़ किया? ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई टी.एच. मॉर्गन चूज फ्रूट फ्लाई इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला रीज़न क्या है चूज़ करने का? सबसे पहला रीज़न ये है कि ये लेबोरेटरी में आराम से, सिंपल, अगर आप एक सिंथेटिक मीडियम भी ले लो ना, एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम में भी आराम से इस फ्रूट फ्लाई को हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ग्रो करने की कोई टेंशन नहीं है। दूसरी, ये अपनी लाइफ साइकिल जो होती है ये 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेता, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसी ऑर्गेनिज्म को प्रेफर करोगे ना जिसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल इज जस्ट ऑफ 2 वीक्स। तीसरी बात क्या है? तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस। प्रोजेनीज क्या होता है? मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स की बात हो रही है। तो बहुत सारी प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड होती है सिंगल मेटिंग में ही, ठीक है। सिंगल मेटिंग में ही बहुत सारी प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती है। और क्या रीज़न है? तो क्लियर डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर डिफरेंशिएशन किसके बीच में? बिटवीन दी मेल एंड फीमेल, दोनों के बीच में हम क्लियर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो मॉर्फोलॉजिकल, हम बोल सकते हैं, जो अपीयरेंस होती है दोनों की अलग अलग होती है, मेल एंड फीमेल की अलग अलग होती है, तो हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय टी.एच. मॉर्गन एंड हिज टीम, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन, जिनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। किसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात हो रही है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात हो रही है। थॉमस हंट मॉर्गन को या टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब इन्होंने काम किस पे किया? तो इन्होंने काम किया है फ्रूट फ्लाई पे, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी बोला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई ही चूज फ्रूट फ्लाई? तो ही चूज फ्रूट फ्लाई बिकॉज आराम से हम उसको ग्रो कर सकते हैं, इजिली ग्रोन इन सिंथेटिक मीडियम, आराम से सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 2 वीक्स की है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस करी जा सकती है, किसमें? सिंगल मेटिंग में। और चौथा पॉइंट है कि क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रूट फ्लाइज। आप आराम से फ्रूट फ्लाइज में मतलब पता लगा सकते हो कि फ्रूट फ्लाइज में से कौन सा मेल फ्रूट फ्लाई है और कौन सा फीमेल फ्रूट फ्लाई है। सो आई होप द कंसेप्ट बिहाइंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी पूरी हिस्ट्री, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, क्या बात किसने बोली, इज क्लियर, ठीक है।
In the next video, we are going to talk about linkage and recombination. Okay.